गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो अवनी रहती है वो इस बार अलाउ करती है नैना को कि वो उसके करीब आए और उसको इस दर्द से निकालने में उसकी मदद करे, क्योंकि अगर वो पुरानी चीज़ों में ही रहेगी तो नई मेमोरीज नहीं बना पाएगी। तो इसलिए वो उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरी नई मेमोरीज बनाने में मेरी मदद करो, जिसमें नैना भी उसकी बात को समझती है और पूरा कोऑपरेट करती है। फिर जब इन लोगों के बीच में हैप्पी मोमेंट्स हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अवनी थोड़ा थोड़ा पहले जैसा रिएक्ट करने लगती है। वो पहले से थोड़ा पहले जैसी हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अवनी अपना पूरा दर्द और पेन भूल गई है, ऐसा नहीं है, बट उसे अब रियलाइज होता है कि उसे इस चीज़ को लेकर हमेशा लेकर नहीं बैठना है, उसे आगे बढ़ना है। और इसलिए अब वो अपने आप को अलाउ करती है। ऐसे ही चल रहा रहता है। और फिर जब वो बाहर लेकर जाने के भी लिए आंटी को बोलती है, तो आंटी तो यही कह देती हैं कि तुम्हें जो करना है तुम अपनी मर्ज़ी से करोगे। वहीं बात हो जाती है। नैना और अवनी जब बाहर निकल जाते हैं तो अवनी बोलती है, मैं बच्चों के साथ कैसे डील करूँगी, मैंने बहुत टाइम से बच्चों से बात तक भी नहीं करी है। तो नैना उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, सिर्फ 2 महीने, अराउंड 22 मंथ्स, ओके, बाकी तुम्हारी इतने सालों की प्रैक्टिस इस 2 मंथ्स में जा नहीं सकती है। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल कम है, पर मैं हूँ तो तुम्हें कॉन्फिडेंट लेवल कम करने की क्या ज़रूरत है। और तुम बात करोगे, यू फील बेटर। एंड लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं, बट हमें आगे तो निकलना ही है ना। तो अवनी एकदम से स्माइल करके बोलती है, नैना इस 2 महीने में तुम ज़्यादा मैच्योर्ड और बड़ी नहीं हो गई? तो नैना हंसते हुए बोलती, क्या करें, वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देता है। उसी तरीके से मुझे भी बहुत कुछ सिखा दिया। अब चलें भी? तो कहती हैं हाँ चलो। फिर वो लोग वहाँ से कैब बुक करते हैं और कैब बुक करके वो लोग चले जाते हैं। जैसी वो जाती है तो वो स्कूल की तरफ जाते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इतनी जल्दी से आके नैना दीदी करते हुए आने लगते हैं। अवनी वहाँ खड़े होके उन दिनों को याद करने लगती है कि जब किसी स्कूल या कहीं पर एंटर होती थी तो अवनी के लिए लोग इतने पागल हुआ करते थे, बच्चे इतने ज़्यादा क्रेजी होते हैं। तभी वहाँ से एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बोलता है कि दीदी ये कौन है? तो वो हाथ पकड़ के बोलती हैं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये भी आपके साथ ना यहाँ पे थोड़ा सा वक्त आपके साथ बिताने आई हैं, तो क्या आप अलाउ करोगे इन्हें? तो वो कहते हैं आपकी दोस्त है? तो वो बोलती है, नैना बोलती है हाँ। तो कहती है तो फिर क्यों नहीं करेंगे। और ऐसे करके वो अलाउ करते हैं और थोड़ा मस्ती मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं। जो अवनी रहती है वो बहुत साइलेंटली बच्चों को ऑब्जर्व कर रही रहती है। तो नैना उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है, ऑब्जर्वेशन तुम्हारी की फीचर है, मैं ये जानती हूँ। तुम्हें हर टाइम ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है और देखना भी चीज़ों को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो बोलती है, आप ऑब्जर्व बाद में करना, थोड़ा सा वक्त बिताइए। तो अवनी स्माइल करती है और थोड़ा सा उन बच्चों के साथ वक्त बिताती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो पूरे 10 से 4 बजे तक के टाइम ये लोग ऐसे ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नैना जब अवनी को देखती है तो उसे वो याद आता है कि जब रॉन को हैंडल करते टाइम कैसे हम लोगों ने हैंडल किया था। तो कुछ अच्छी मेमोरीज अब फिर से बनने के लिए तैयार हो रही थी। जो लाइफ का सबसे डार्क पार्ट था, उन सब को अवनी और नैना भूल कर एक नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे थे और ये चीज़ बहुत अच्छी थी। पर दूसरी तरफ नैना को एक फ़ोन हमेशा से आता रहता था। तो अभी भी नैना को एक फ़ोन आता है और नैना अवनी के सामने वो डिस्कस नहीं करना चाहती थी, तो वो बाहर की तरफ हो जाती है। जब वो बाहर की तरफ होती है तो वो एक इंसान से बात करते हुए बोलती है कि हाँ बोलो, आपने क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा रहता है। जब अवनी नैना की तरफ देखती है तो वो बहुत सीरियस वे में, बहुत सीरियस मैटर पे बात कर रहे रहते हैं, उनकी मैटर बहुत सीरियस हो रही रहती है। अवनी जाती है और एकदम से नैना के कंधे पे हाथ रखती है। जो ऐसा बोलते हैं ना कि इंसान उतनी तेजी से डरता है जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, नैना भी एकदम से डर जाती है जैसे कि अ, अवनी ने नैना की चोरी पकड़ ली हो। तो ऐसा रिएक्शन होकर जो अवनी बोलती है कि तुम इतना डर क्यों रही हो? तो वो कहती है मैं डर नहीं रही हूँ, मैं कॉल पर थी और सडनली से तुमने किया। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो तुम्हें अच्छा लगा? तो कहती है हाँ मुझे अच्छा लगा।
हमारे जाने का टाइम हो गया। तो कहती हाँ चल रहे हैं। फिर वो बोलती है तुम 2 मिनट रुकोगी, मुझे ज़रा ज़रूरी बात करनी है। तो कहती फ़ोन कॉल पर कर, कहती नहीं नहीं, यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे थोड़ी सी बात करनी है, इफ़ यू डोंट माइंड मैं बात कर सकती हूँ। तो कहती हैं कि मैं भी चलूँ फिर। तो कहती चलो फिर, आपको चलना है तो। नैना हमेशा से अवनी को हर चीज़ में कंफर्टेबल करती है, पर अवनी का भी दिमाग बहुत शार्प माइंडेड रहता है। वो नैना के उस तरीके से फ़ोन कॉल पे जो डरने वाले बिहेवियर रहता है, उससे थोड़ी उसके अंदर वो एक बोलते हैं ना कि कुछ बात पिंग कर जाती है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। फिर थोड़ी देर में जो अवनी रहती है वो बोलती है कि हाँ बोलो। तो नैना जो होती है वो बोलती है कि सर, शी इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ द बेस्ट इन द साइकोलॉजी एंड विल यू जस्ट अलाउ हर टू कम विथ मी, not for the money purpose at all, anything, just I want her to come and just spend some time with children. तो it's just your huge help. तो कहती है कि अरे इसमें हेल्प की क्या बात है। वहाँ से एक मैम बोलती हैं अरे हमें तो अच्छा लगेगा कि बच्चों को 2-2 टीचर मिल जाएगी, बट इनका ये तो यहाँ की एम्प्लॉय नहीं है। तो कहती है हाँ मुझे एम्प्लॉय बनाना भी नहीं है, वो बस मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, आपको कोई इशू तो नहीं है। तो पहले डायरेक्टर बोलते हैं ऐसे कैसे, क्योंकि तुम जिस क्लाइंट्स को हैंडल कर रही हो वो कॉन्फिडेंशियल्स हैं, उनकी प्राइवेट चीज़ें हम बाहर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो अपनी बोलती है कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊँगी। पर नैना बहुत रिजिड रहती है इस चीज़ के लिए। तो नैना कहती है कि सर, मैंने आपको डे 1 में बोला था कि कुछ टाइम के बाद मेरी एक फ्रेंड मुझे असिस्ट करेगी, अब तब तो आपने मना नहीं किया था, फिर आप अभी क्यों मना कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है। हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम डॉक्टर हैं, हमारे भी कुछ रूल्स एथिक्स सब होते हैं। हम अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारे लिए बच्चे की अगर कोई चीज़ मेडिकल हेल्थ ये सब अगर कॉन्फिडेंशियल है तो हम उसको हमेशा रखेंगे, और मेरी दोस्त कुछ ऐसा करेगी भी नहीं, आपको शायद पता होना चाहिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, वहाँ पर एक मैम बोलती हैं अच्छा ठीक है नैना, डोंट वरी, तुम लेकर आ सकते हो। नैना ने जो 1 महीने में बच्चों को बहुत अच्छे से कंफर्टेबल और रिकवर किया था, उसको ध्यान में रखकर जो आउटपुट इतना अच्छा मिलता है, तो वो आराम से अवनी को भी अलाउ कर देते हैं। अवनी भी आने के लिए तैयार हो जाती। फिर अवनी उसे बोलती है कि तुम्हें इतना लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। तो कहती करना पड़ता है स्वीट हार्ट, करना पड़ता है। वैसे भी अगर मैंने नहीं किया ना तो ये लोग मेरे सर पे भी चढ़ के नाचते हैं, और मुझे ना किसी को भी अपने सर पे चढ़ा के नचवाना पसंद नहीं है। अब चलो भी। और ऐसे दोनों हाथ पकड़ते हैं। अवनी को कहीं न कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, बट वो अब नैना के साथ कंफर्टेबल होने की पूरी कोशिश करती है। दोनों फिर कैब में बैठते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर घर की तरफ जाते हैं। जब घर की तरफ जाते हैं तो आंटी फिर से उनको लुक देती है वगैरह चीज़ें, पर जो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती। पर ऐसे ही करीब 3 से 4 दिन बोलूँ या 1 हफ़्ता बोलूँ, 1 हफ़्ता में अवनी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ना कि सिर्फ़ अवनी के पापा को, अवनी की मम्मी को। क्योंकि अब वो पूरा से पूरा दिन अपने रूम में रहने के बजाय वो नैना के साथ वहाँ जाती थी और नैना के साथ टाइम स्पेंड करती थी। और नैना के साथ उसे सीरियसली अब इतना अच्छा लगने लगा था। नैना ने उसे पहले जैसा बनाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करी थी, और जिसमें अवनी भी अब कोऑपरेट होने लगी थी। इनकी नॉर्मल लाइफ अब इनकी जो पूरी एक्टिव लाइफ और डार्क साइड ऑफ लाइफ थी, वो अब एक स्ट्रीम लाइन पे आने लग गई थी, और जिस बात से करीब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। 1 वीक के बाद सडनली से डोरबेल बजती है। जैसी डोरबेल बजती है तो अवनी की मॉम जाकर गेट ओपन करती है। जैसे ही अवनी की मॉम गेट ओपन करती है, वहाँ पर नैना और नैना का भाई और नैना के पापा आके खड़े रहते हैं, और वो बोलते हैं कि नैना है क्या? तो वो बोलते हैं हाँ जी आप आइए, आप बैठिए। तो नैना जो रहती है वो अवनी के साथ हॉस्पिटल में थी, मतलब वो जॉब पे थे। तो जब 5 बजे का टाइम होता है तो ये लोग आते हैं। तो जब आते हैं तो दोनों हाथ पकड़ के काफ़ी अच्छे से आते हैं। तो जो उसके मॉम डैड होते हैं वो अवनी के पास जाते हैं और अवनी को सॉरी बोलते हैं, और अपना सर झुका के उनके सामने हाथ जोड़ रहे रहते हैं।
ये चीज़ देखकर नैना भी शॉक्ड होती है और अवनी के मॉम एंड डैड भी शॉक्ड होते हैं। नैना एकदम से अपने मॉम एंड डैड की तरफ पूछती है, क्या हो गया है आपको? तो वो कहती हैं कि हम समझ गए हैं, हमने अवनी के साथ बहुत बहुत बुरा बिहेव किया। हमने अवनी के साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं किया। हमने अवनी को ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो कुछ है ही नहीं, और ये सारी चीज़ों में हमने अवनी की गलतियाँ निकाल दी, जबकि अवनी तो खुद एक विक्टिम थी, कल्प्रिट तो कोई और थे। हमने जो गलती की है उन सब के लिए हम माफ़ी मांगने आए हैं आपसे। मुझे माफ़ कर दोगी क्या अपनी बेटा? अपनी हाथ उठा, मतलब वो हाथ जोड़े रहते हैं तो उसको नीचे करते हुए बोलती है, आंटी आपको ना सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी क्या गलती है? हालात सरकमटेंसेस ऐसे हो गए थे, आपकी जगह कोई और होता तो वो भी वही करता। तो नैना बोलती है, अपनी कोई और होता तो वो ये नहीं करता। मॉम और डैड आप यहाँ क्यों आए हैं? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो प्रणय? तो प्रणय बोलता है, देख मैंने ना जो गलती करी है उसके लिए मुझे माफ़ी तुझसे भी मांगनी है। मैं सच्ची में तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई रियली वॉन्ट टू से सॉरी कि मैंने अपनी छोटी बहन को समझा भी नहीं। मेरी फियांसे थी तो मैंने उसका भी ध्यान नहीं रखा, और मैंने बहुत गलत बिहेव किया है। और वहाँ पे जो नैना के मॉम डैड हैं, वो नैना के मॉम डैड अवनी के मॉम डैड से माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देते हैं। सब वैसा ही चल रहा रहता है जैसा एक सपने की तरह दिख रहा रहता है। तो सडनली से प्रणय कहता है कि मैं अवनी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर अवनी और नैना दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, और वहाँ से उसके मॉम एंड डैड भी। तो कहते हैं क्यों? ये क्वेश्चन एकदम से नैना उठाती है, क्यों क्यों करनी है अब तुम्हें शादी प्रणय? क्या तुम्हें अब कोई लड़की नहीं मिल रही है, या तुम्हें अब कोई लड़की देना नहीं चाहता है? क्यों आए हो अवनी के पास? ये पूरी दुनिया में सारी लड़कियां ढूंढ ली और कोई नहीं मिला तुम्हें, इसलिए आए हो? तो प्रणय बोलता है, ऐसा नहीं है बहन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ कि अवनी से ज़्यादा बेटर इंसान मुझे कभी मिल ही नहीं सकता है। अवनी का नेचर जिस तरीके से है, अवनी जिस तरीके से बहुत शांत सुशील एकदम प्यारी सी लड़की है, और जो किसी के लेने देने में नहीं है, उससे अच्छा पार्टनर कोई हो ही कैसे सकता है? अवनी जिस हिसाब से समझती है चीज़ों को, कोई और नहीं समझ सकता है। और मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी गलती। मैंने भी अपने दोस्तों के बहकावे में आकर लोगों की बातें सुनकर जो मैंने बिहेव किया वो सच्ची में बहुत गंदा बिहेवियर था, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ है माय बिहेवियर इज़ वेरी बैड। और सच बोलूँ, मेरा बिहेवियर तो ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी से सॉरी बोल सकूं या किसी से माफ़ी मांगूं। शायद मैं माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ। मैं सच्ची में सॉरी बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरी बात को समझिए। आई मीन इट। नैना क्लैप करती है और क्लैप करते हुए बोलती है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो प्रणय। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने दिल्ली छोड़ा तो मैंने तुम पे नज़र रखना भी छोड़ दिया? तुम्हारे ऊपर सारी तुम्हारी हरकतें वगैरह की अपडेट्स मेरे पास आती रहती है। मॉम एंड डैड, रिश्ते आपने मुझसे तोड़े थे, मैंने आप पे नहीं तोड़े थे, क्योंकि मुझे पता था कि जिस लड़ाई के लिए मैं लड़ने जा रही हूँ उसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व होगी। आपको ध्यान में रख के, आपकी प्रोटेक्शंस के लिए मैंने बहुत कुछ ध्यान में रखा, ताकि जिन लोगों ने जो अवनी के साथ जो कुछ भी किया वो लोग मेरी फैमिली को या किसी को भी हार्मफुल ना करें। मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा। और उस बीच में मुझे पता चला कि तुम अभी तक पूरी की पूरी 15 लड़कियां देख चुके हो। इस 2 महीने में 15 लड़कियों ने तुम्हें 15 तरीकों से रिजेक्ट किया है प्रणय। और जब हार के तुम्हें कोई नहीं मिला तो तुम फिर अवनी के पास आ गए। हाँ, अवनी कोई खिलौना नहीं है जब जिसके साथ खेला, मन भरा और फिर छोड़ दिया। थोड़ा सा उसका हाथ का कुछ टूटा तो तुमने छोड़ के चले गए। फिर समझ में आया कि अरे इससे अच्छा खिलौना तो और कहीं मिलेगा नहीं, तो वापस आ गए लेने के लिए। हाँ, अवनी तुम जैसे बेकार इंसान को डिजर्व ही नहीं करती है। तुम जा सकते हो।
तभी प्रणय बोलता है, यही सारी बातें मैं सुन सकता हूँ ना, तुम क्यों बीच में बार बार बोले जा रही हो? ये सारी बातें मुझे खुद अवनी बोल देगी तो हो जाएगा, तुम बीच में मत बोलो, पिछली बार भी तुम हमारे बीच में आई थी। तो प्रणय के ये बोलने पर नैना आके बोलती है, पिछली बार मैं बीच में नहीं आई थी, पिछली बार तुम्हारी हरकतें बीच में आई थी, और इस बार मैं सच्ची में बीच में हूँ। तुम्हें अब अवनी नहीं मिल सकती, अब चाहे तुम्हें जो बोलना है बोलो। तो नैना के मॉम डैड जो होते हैं वो नैना को साइड में करके बोलते, तुम चुप हो जाओ, साइड में हो जाओ, तुम्हें तो अच्छा है ना कि तुम्हारी भाभी बनकर आएगी, हाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो वो बोलती, मॉम भाभी तो तब बनेगी ना जब मैं इस घर में आऊँगी। मैंने तो आपका घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था, और जब मैंने छोड़ा था उसके बाद से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ दोबारा कदम रखूँगी। जिस घर पर ना आपने मेरी इज़्ज़त करी, ना जिस घर में आपने अपनी की इज़्ज़त करी, अपने होने वाली बहू की, उस घर में रहकर भी क्या फ़ायदा, जहाँ औरतों को कीड़ों की तरह देखा जाता है। तो मैं आपके यहाँ नहीं रह सकती, और यही बता रही हूँ मैं। तो रही बात, अगर जब मैं रहूँगी नहीं तो अवनी वहाँ जाएगी ही नहीं, और अवनी मेरी भाभी अब बन के आएगी भी नहीं। प्रणय जब ये सारी बातें सुनता है तो वो बोलने लगा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम ऐसे ओवर प्रोटेक्टिव नेचर क्यों लेकर बैठी हो? जब देखो अवनी के लिए तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। जैसी ये बात बोलती है तो अवनी एकदम से हाथ पकड़ लेती है नैना का, प्लीज़ मॉम डैड को नहीं पता है, तुम सबके सामने मत कहना। तो नैना अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और अवनी का जो हाथ पकड़ा रहता है उसके हाथ पे हाथ रखकर बोलती है, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, और वो चुप हो जाती है। तभी जो उसके जो पापा रहते हैं अवनी के, वो कहते हैं तुम आपस में लड़ना बंद करोगे, और वैसे भी ये डिसीजन अवनी का खुद का होगा। अवनी आप बोलो तुम बेटा। तो अवनी बोलती है, पापा पहले भी ये डिसीजन का जिम्मेदारी आपको दी थी, इस बार भी आपकी जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तभी उसकी मॉम कहती हैं, पिछली बार जो जिम्मेदारी आपने हमें दी थी अपनी, हमने उसे अच्छे से निभा नहीं पाए, और अब हम ये समझ गए कि हम अपनी बेटी को वो चीज़ें नहीं दे पाए जो वो डिज़र्व करती है। तो इसमें गलती हमारी थी, और वही गलती अब हम दोबारा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए इस बार तुम्हारा खुद का डिसीजन होगा, और तुम खुद ये डिसाइड करोगी कि तुम्हें क्या चाहिए। अवनी बातों ही बातों में एकदम से कह देती है, मॉम शायद मैं जो डिज़र्व करती हूँ शायद उसके लिए आप कभी एग्री ना करोगे, पर वो सब छोड़िए, आपको जो डिसीजन लेना है आप लीजिए। नैना और अवनी एक दूसरे का हाथ बहुत टाइटली पकड़े हुए रहते हैं। उतनी देर में जो अवनी की मॉम रहती हैं वो कहती हैं, आप क्या चाहती हो नैना की मॉम से? तो नैना की मॉम कहती हैं, हम अवनी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तो अवनी की मॉम जो होती हैं वो आगे आकर बोलती हैं, वो आपके ही घर की बहू बनेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो नैना और अवनी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, और जैसे आंटी ऐसे कैसे बोल सकती हैं, और किस चीज़ के लिए हाँ कर रही हैं? अरे आंटी आप कैसे, मतलब नैना के तो सर के ऊपर से मतलब इतना गुस्सा चढ़ रहा था कि क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। तो तभी उसके पापा बोलते हैं, क्या बोल रही हो आप? एकदम से अवनी के पापा बोलते हैं अवनी की मॉम को। तो अवनी की मॉम कहते, सही बात है ना, बहू तो इन्हीं के घर की बनेगी, बस फ़र्क इतना रहेगा कि अवनी की शादी प्रणय के बदले नैना से होगी। ये सुनकर तो नैना और अवनी एक दूसरे पे शॉक्ड हो जाते, काफ़ी देर तक शॉकिंग में एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पर उसके जो पापा रहते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी बोल रही हो क्या, पीकर आई हो, वो दोनों लड़की हैं। तो अवनी की मॉम पीछे होकर बोलती है अवनी के पापा से, जानती हूँ दोनों लड़की हैं, पर आप ये नहीं जानते कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करती हैं। मुझे पहले से थोड़ा डाउट था, पहले से मुझे चीज़ें कुछ अजीब सी लग रही थी। जब अवनी के साथ ये सब हुआ तब नैना उसके साथ उसके साए की तरह खड़ी रही थी। जिस समय पे साए की तरह प्रणय को खड़े होना चाहिए था, प्रणय के बदले नैना खड़ी हुई। तभी से मुझे थोड़ा ना थोड़ा तो डाउट आ चुका था। ऑल टाइम उसकी केयर करना, ऑल टाइम उसके साथ रहना,
एक एक मिनट में उसे अकेला ना छोड़ना, उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए नैना तैयार थी। दोस्ती होती है पर इतनी गहरी होती है, ये मुझे उस समय डाउट था। मैंने ये बात किसी को बताई नहीं, पर शक तो मुझे बहुत पहले से ही था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। और इसलिए मैंने सोचा कि अवनी को नैना से दूर रखा जाए। इसलिए मैंने आपसे यहाँ देहरादून आने की बात करी, और वो भी सब ठीक ही चल रहा था। पर अवनी की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी कि मैंने सोचा नहीं था, नैना के न मिलने पर। और फिर नैना के आने पे अवनी धीरे धीरे रिकवर करने लग गई। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को कंपैटिबिलिटी देने लग गए। अवनी का जिस तरीके का नेचर हुआ, अवनी ने जिस तरीके से गुस्सा किया, कोई इंसान उसे हैंडल नहीं कर सकता। ना मेरा प्यार और ना आपका प्यार उसे हैंडल कर पा रहा था, पर सिर्फ और सिर्फ नैना का प्यार ने उसे हैंडल किया। नैना ही सिर्फ ऐसी इंसान थी जिसने उसे इतने हार्ड टाइम पर संभाला। इतना गुस्सा, इतना इतना चिड़चिड़पना, इतनी सारी चोटें सिर्फ वही इंसान खा सकता है जो बेइंतहा मोहब्बत करता है किसी से। दोस्ती में भी एक लिमिट हो जाती है, एक टाइम हो जाता है जहाँ पर वो कह देता है कि बस गिव अप, आई एम जस्ट गिविंग अप, मैं इतना ही कर सकता था तुम्हारे लिए, मैंने इतना ही कर पाया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाता। लेकिन सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए इंसान हद क्या, बेहद हद तक पहुँचने के लिए तैयार होता है। और वही चीज़ नैना ने करना स्टार्ट कर दी। पर मैं एज अ मदर बहुत सेल्फिश थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा था कि मेरी बेटी को कोई संभालने वाला आ गया। नैना का दर्द मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि उन दिनों नैना कितने पेन से गुजर रही है। फिर धीरे धीरे जब मैं इनके चीज़ों को समझने लग गई, तब मुझे समझ में आया कि अवनी के अंदर भी वही प्यार है जो नैना के अंदर है। अवनी भी एक मिनट भी नैना से दूर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने इसे दिल्ली जाने के लिए मजबूर नहीं किया। और परसों जो मैंने देखा वो किसी ने नहीं देखा। और फिर उसके बाद 1 या 2 हफ्ते में आप खुद देख रहे हो अवनी पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि नैना ही सही इंसान है जिसने उसे उसके सारे दुखों से निकाल के किया। तो आज भी मैं यही कहूँगी कि नैना ही हमारे घर की बहू बनेगी, और आपके घर की बहू भी अवनी ही बनेगी। अगर आप इस चीज़ पे रेडी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रणय बोलता है, ये कुछ भी बातें मत करिए, सोसाइटी इज़ नॉट एक्सेप्ट दैट। आप कुछ भी बात कर रहे हैं जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ से नैना आगे आके बोलती, पॉसिबल क्या नहीं है? हाँ पॉसिबल नहीं है, ओके फाइन, पॉसिबल नहीं है, माना। हाँ तो तुम क्यों आ गए हो वापस? तुमने तो इस तरीके से निकाला था, तुमने जब हाथ छोड़ा तब वो भी पॉसिबल नहीं था। तुम्हें सारी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले तुम कायर इंसान हो। प्रणय, तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारी इज्जत और रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। पर सच बोलूं, वो सब तुमने खो दिया अपने सेल्फिशपन और इन सब से। अब सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अवनी पे अगर कोई भी आँच आई या अवनी को किसी ने भी हर्ट किया, मैं उसकी जान ले लूँगी, और चाहे वो मेरा खुद का भाई क्यों ना हो। याद रखिएगा। अब आप जा सकते हो। जैसी ये सारी बातें बोलती है, नैना की मॉम तो एक्चुअल में शॉक्ड रहती है कि अवनी की मॉम ने क्या कह दिया, क्योंकि ये चीज़ें तो एक्सपेक्टेड थी नहीं। और ये तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आया है और आउट ऑफ द कोर्स। अब दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। फिर प्रणय बार कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दोनों दिनों। फिर धीरे से जो अवनी है वो अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है, आपको कोई एतराज़ नहीं है? तो अवनी की मॉम कहती, नहीं बेटा, पहले एतराज़ था क्योंकि मैंने नैना का प्यार नहीं देखा था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि नैना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में एक मुसीबत बन के आई है,
सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक ऐसी मुसीबत है जो तुम्हें हर टाइम हर्ट ही करती है। बट आज समझ में आया कि तुम में ना बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस और पोटेंशियल है नैना। तुमने जिस तरीके से मेरी बेटी को इन दिनों हैंडल किया शायद कोई भी नहीं कर पाता, और उसे पहले जैसे बनाने में जो मदद करी है तो कोई नहीं कर सकता। इसलिए तुमसे सही पार्टनर कोई नहीं हो सकता। और नैना, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, दिल से बहुत अच्छी हो, और मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हूँ। अवनी, हमने जो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढा था वो तो अच्छा नहीं था, लेकिन जो आज तुमने अपने लिए ढूंढा है वो लाखों में और करोड़ों में एक है। इसलिए मुझे एतराज़ नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी बेटी को प्यार करे और उसे संभाल के रखे, उसे पहले जैसा बनाए। जो सारा काम एक मर्द नहीं कर पाया पर एक औरत ने करके दिखाया। तो अब मैं बियॉन्ड द जेंडर हूँ। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बेटी को संभालने वाला इंसान एक मर्द है या एक औरत है। मेरे लिए मैटर ये करता है कि मेरी बेटी किस इंसान के साथ खुश है और वो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से देखने की ख्वाहिश रखती है। अवनी के पापा भी अपनी वाइफ के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पर ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी बेटी को हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हो। तभी वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम्हारी बेटी नहीं हमारी बेटी है, पैदा मैंने भी किया है, जब देखो मेरी बेटी करते रहते हो, और अब भूल गए हो कि अब आपकी एक नहीं आपकी दो बेटी है, नैना भी। तो कहते नहीं नहीं, नैना मेरी बेटी नहीं है, नैना तो अब मेरी बहू है, और मुझे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी है। तो यहाँ पर जब ये सुनने के बाद नैना और अवनी तो पहले शॉक में ही रहते हैं, क्योंकि जिस सरकमस्टेंसेस से वो गुजरे हैं, जिस जगह से वो गुजरे हैं, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उनके रिलेशन के लिए कोई रेडी होगा, उनके रिलेशन के लिए इनको इतना सॉफ्ट प्लस इतना स्मूथ तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑल टाइम लाइक ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ होता था, और या तो नैना को ब्लेम होता था या तो अवनी को ब्लेम होता था। सब अपनी लाइफ के एक अलग ही ऐसे मोटो या चीज़ों पे चल रहे थे। बट जब ये चीज़ें हुई तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और बहुत अलग चीज़ें सुनने को मिली। सो दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड अमेजिंग था। तो नैना और अवनी बोलते हैं ठीक है, और दोनों ऊपर रूम की तरफ जा रहे रहते हैं। आखिर वो लोग की भी तो एक्साइटमेंट होती है कि उनको फैमिली वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। तो नैना और अवनी अपने रूम पे चले जाते, रूम लॉक करते, और नैना इतनी खुश होती है कि वो फिर से बच्चों की तरह वो एक टाइम था कि जहाँ नैना बिल्कुल बच्ची बन के रहती थी, कि लाइक कूदती थी, खुश होती थी, मस्ती करती थी। लेकिन जब से अवनी को संभालने लग गई वो, तो वो सब भूल गई थी। पर आज वो फिर वो कूदी और अच्छे से, आज वो फिर कूदी और मस्ती करने लग गई और उचकने लग गई। और जब अवनी ये सब देखती है तो अवनी को बहुत सुकून मिलता है कि नैना इज बैक। पर नैना से को इस बात का खुशी मिलती है कि अवनी इज बैक, एंड हम लोगों को इस जान की खुशी हो रही है कि बोथ आर बैक। तो जो नैना रहती है वो एकदम से जाती है, अवनी को हग करती है, उसके दोनों गालों पे किस कर देती है, और उसके फोरहेड पे किस करती है, उसे टाइटली हग करती है कि फाइनली 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 मुझे तुम मिल गई, और मैं तुम्हें, दैट इज़ अमेजिंग। तो वो बोलती और जो अवनी रहती है वो एकदम से नैना का हाथ पकड़ती है और उसके लिप पे किस करती। दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली किस कर रहे रहते हैं। ये चीज़ अब नैना ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, पर जब अवनी उसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है तो वो उसे किस बैक वो भी करती। दोनों काफ़ी डीपली एक दूसरे को किस बैक कर रहे रहते हैं। फिर जो नैना बोलती है, थामा थामा थामा, अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है आपको, अभी दिन का टाइम है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो कहती है, अच्छा अब कंट्रोल करूं, इतने टाइम से कंट्रोल करके रखा था तो अब तो फूट सकती है ना। तो कहती है, हाँ जी पक्का, पर अभी मॉम डैड भी हैं और मैं नहीं चाहती कि
मैं एज अ बहू मेरी अपने सास ससुर के सामने ना इमेज खराब हो, तो कहती अच्छा तो नैना श्रीवास्तव कब से अपनी इमेज कॉन्शियस हो गई। तो वैसे तुमने गलत बोला, मैं अब से नैना अवनी सक्सेना हूँ। ओह, नैना अवनी सक्सेना। क्यों गलत कहा क्या मैंने? अवनी बस उसके चेहरे पे वो स्माइल देख के बोलती बिल्कुल भी नहीं, और ऐसे करके वो उसे टाइटली हग करते। दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर रहे थे। अवनी की हाइट थोड़ी बड़ी रहती है और नैना की हाइट हमेशा से थोड़ा उससे छोटी रहती है, तो नैना हमेशा से अवनी के सीने पे लगती है और दोनों बहुत काफ़ी देर तक सिर्फ और सिर्फ हग करे रहते हैं। ये सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होता है उनकी लाइफ का, क्योंकि उन्हें सबसे पहले एक अब एक्सेप्टेंस मिल जाती है अपने मॉम एंड डैड की, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि हार्ड रोमांस या किसेस वगैरह से सबसे ज़्यादा सुकून अगर किसी की बाहों में मिलता है तो वो हग करके मिलता है। जब दो पार्टनर एक दूसरे को हग करते हैं तो वो अपने फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपना सब कुछ शेयर एक साथ कर रहे रहते हैं। वो एक दूसरे को बता रहे रहते हैं कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। ये प्यार दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट लव होता है, हग करना। और हग करके इंसान अपनी आधे से ज़्यादा तकलीफ़ों को भूल जाता है। इसलिए हमारे मुन्ना भाई ने कहा था जादू की झप्पी। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, अगले कुछ एपिसोड्स में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।